वैशाली कच्ची, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल ऑफ UKIC ऑफिशियल। अगर आप लोगों ने अभी भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आज हम लोग करने वाले हैं गाला का पेपर नंबर 2, ठीक है, इकोनॉमिक्स। क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग? डिस्कस करने वाले हैं स्पेशली सेक्शन नंबर A और सेक्शन नंबर B, विच इज़ रियली वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो सेक्शन नंबर A से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग बहुत आराम से देखना, क्योंकि मैंने पहले से ही बोला है कि मैं हर MCQ में वो भी आपको बताती हूँ कि अगर इसके अलावा कोई और क्वेश्चन होता तो आप कैसे ही MCQ को सॉल्व करते, तो आपका वो भी आपका माइंडसेट क्लियर हो रहा है। बात तो सही है। स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर A से। तो आराम से हौले हौले में समझा के आपको समझाती हूँ। कोई बात नहीं। विच टूल इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोसेसिंग स्टैटिस्टिकल डेटा? आपके पास बहुत सारे डेटा पड़े हैं, तो आप कौन सा टूल यूज़ करोगे जिससे आपका डेटा बहुत ईजिली आप उसका जो भी कंक्लूजन है वो आप ले सकते हो, उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। वो है, असली है एक्सेल शीट। पावर पॉइंट काम नहीं लगता है, ग्राफ डायग्राम कुछ नहीं। इससे आप प्रोसेस कर पाओगे अच्छे से। प्रेजेंट अगर प्रॉपरली करना है आपको तो वो डायग्राम और ग्राफ में जाएगा, उसमें भी वापस से एक डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस जाएगा, करेक्ट। उसके बाद जाते हैं हम लोग आगे सेक्शन नंबर A में। सेकेंड क्वेश्चन, For which of the following is the knowledge of statistics necessary? इसके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डायग्राम करने में क्या ज़रूरत है? नहीं, ये सारे अंदर के क्वेश्चन है, समझना। डायग्राम और ग्राफ तो क्या नहीं, डायग्राम को समझने के लिए ज़रूरी नहीं है, तो मेरा ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। पिक्चर्स ड्रॉ करने भी नहीं, पर मुझे ग्राफ को समझने के लिए चाहिए। इसलिए बोला जाता है कि ग्राफ कौन यूज़ करता है? स्टैटिस्टिशियंस, रिसर्चर्स, वो लोग यूज़ करते हैं। अब जाते हैं हम लोग आगे थर्ड में। इंडिया की रैंकिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2014 में कौन सी थी? आंसर आता है 130। ये आपको आना चाहिए। फर्स्ट रैंक पे कौन है? नॉर्वे है। ये याद रखना भूले बगैर। चलो मूविंग फॉरवर्ड, अब जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन में कि भाई कौन सी ईयर में फर्स्ट टाइम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को प्रेजेंट किया गया था। मैंने फर्स्ट लेक्चर, अगर आपने नहीं देखा तो फर्स्ट लेक्चर भी देख कर आओ। नहीं देखा, पूरा देखा। वहाँ पे मैंने बोला था, एक ईयर बोला था 1990, तब पहली बार ये हुआ था, इसलिए इसे रिसेंट बोला भी जाता है। ये इंडिकेटर जो है वो बहुत ज़्यादा रिसेंट है। अब जाते हैं हम लोग आगे फिफ्थ में कि इन्फ्लेशन, जो कौन से टाइप का इन्फ्लेशन बोला जाता है? जब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उस रीज़न से इन्फ्लेशन आता है। तो डिमांड जब बढ़ जाता है और उसके बेसिस से अगर इन्फ्लेशन आता है, ये 1 मार्कर में आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और इसकी डेफिनेशन आपकी ये बन जाएगी, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन डिमांड एंड देयर इज नो सप्लाई, देन दोज काइंड ऑफ इन्फ्लेशन और दोज टाइप ऑफ डिमांड इज नोन एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, ये जाता है। अब जाते हैं हम लोग आगे सिक्स्थ क्वेश्चन में कि आरबीआई जब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर बोरो करती है फंड शॉर्ट पीरियड के लिए, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। उसे क्या बोला जाता है? रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, अब आता है सेवेंथ क्वेश्चन कि आरबीआई कब नेशनलाइज हुआ था? मैंने लेक्चर नंबर 1 में बोला था। आरबीआई एस्टैब्लिश 1935 में हुआ था, नेशनलाइज हुआ था 1949 में। अब जाते हैं हम लोग आगे, जैसे चले जाते हैं, आता है व्हाट डज रिलेटिव पुअर्टी इंडिकेट? रिलेटिव पुअर्टी का मतलब क्या है? कि वो दिखाती है कि एक दूसरे के बीच में, पर्सन ए और पर्सन बी के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना इनइक्वालिटी है दोनों के बीच में, वो दिखाया जाता है। इसलिए इसका आंसर बन जाता है ए, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। अब जाते हैं नाइन्थ क्वेश्चन में। इन 2014 लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया की कितनी थी? 68 ईयर्स थी। ये डेटा है, आपको याद रहना चाहिए। अब जाते हैं आगे। कंपल्सरी और नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज सीन इन विच कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेबर सप्लाई? कंपल्सरी ये लोगों ने, मतलब ऐसी चीज़ है जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट दिखता है लेबर सप्लाई में, मतलब बेचारे जो काम ढूंढने जा रहे हैं नहीं मिल रहा है उस टाइप पे। तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा ये अनएम्प्लॉयमेंट देखने मिलता है? एक्टिव वर्कफोर्स में। ठीक है, एक्टिव वर्कफोर्स में देखने मिलता है। ये भी अंदर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी है, इको भी है, अकाउंट्स, सारी चीज़ें अगर आपको डिटेल में पढ़नी है, तो वी हैव लॉन्च्ड अ कोर्स ऑलरेडी, जिसे बोला जाता है कॉमर्स के बाजीगर्स। तो आप UKIConline.com हमारी वेबसाइट भी है। आपको अगर iOS और एंड्रॉयड एप्लीकेशन UKIC ऑनलाइन आप सर्च करोगे, वहाँ से आपको मिल जाएगी। वहाँ पे ये कोर्स है जहाँ पे आपको चार सब्जेक्ट सारे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ सिखाए गए हैं। ठीक है, काफ़ी चीज़ों में जैसे अकाउंट्स है, उसमें हम लोगों ने थोड़े बहुत ऐसे भी रखे हैं, तो आपको उसका भी एक मौका मिलेगा कि आप लाइव लेक्चर में, हमारे जो स्टूडेंट्स को बहुत डिटेल में समझाया जाता है हर चीज़।
ठीक है। तो एक एक चीज़, उनके कॉन्सेप्ट, उनके ऐसे कोई डाउट होंगे, जैसे प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, उनका ऐसा कुछ डाउट होगा जो आपको भी आइडिया नहीं होगा, और वो भी वहाँ पे बहुत अच्छे से एडिटेड करके रखे गए हैं, ठीक है। मीम्स जो आप लोगों ने देखे हैं उस हिसाब से 999 रुपीज़ का कोर्स है, मतलब ऐसे देखने जाओगे तो चारों सब्जेक्ट टोटल मिला के आपके 999 है, तो आपको 2500 10,000 गिनो तो 2500 में एक सब्जेक्ट, तो आपके हर कॉन्सेप्ट, आप लास्ट मोमेंट पे भी अगर आपको ऐसा हो रहा है मुझे रिवाइज करना है, मुझे हर चीज़ वापस एक बार देख लेनी है, आप देख सकते हो। तो ये है कॉमर्स के बाजीगर्स, आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके ये कोर्स ले सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड, अब जाते हम लोग आगे। इन इकोनॉमिक्स, बाय विच नेचर इज अनएम्प्लॉयमेंट कंसिडर्ड, कौन से नेचर को हम लोग बोलते हैं कि वो अनएम्प्लॉयड है, वो है अनविलिंग, ठीक है। अब जाते हैं आगे। What was population of India in the year 1951? ये मैंने हर लेक्चर में, बाजीगर के लेक्चर में बोला है, हर यहाँ पे हमारे ऑफलाइन सेशन की भाई 1951 वाला डेटा आना चाहिए, 1991 वाला डेटा आना चाहिए, 2011 वाला डेटा आपको आना चाहिए, ठीक है। तो 1951 का डेटा अब तो मैं आंख बंद करके भाई डायरेक्टली यही है, हमारे स्टूडेंट्स भी डायरेक्टली यही लिखते होंगे, 36.1 करोड़। हाउ मच वॉज द फीमेल पॉपुलेशन पर 1000 मेल पॉपुलेशन इन इंडिया इन 2011? तो आपको मैंने जैसे हिसाब से बोला है कि डेटा देख लेना, डेटा में से भी आप क्वेश्चंस देख सकते हो कि है, ठीक है। क्या था आंसर? है 940। अब जाते हैं हम लोग आगे वापस से। व्हेन वाज नाबार्ड एस्टैब्लिश? नाबार्ड के रिलेटेड देखो पेपर नंबर 1 में भी क्वेश्चंस थे। अब वापस से नाबार्ड कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1982। ये मुझे पता है, मैंने इतनी रिसर्च और हर चीज़ देखी गई है, आपको भी छोटी छोटी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी आपके टेक्स्ट बुक पे से। What was the rank of India in total exports of the world in 2014? मैंने डायरेक्टली लिख दिया 19th, ठीक है। अब जाते हैं, Which accounting statement shows the value of invisible as well as visible exports and imports? कौन सा बताता है? आंसर आ जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। ये याद रखना भाई, ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपके मार्क्स में काम लगेगी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप? अब देखो एक गलती में कि लोग क्या करते हैं, ओनरशिप बोला गया है, लोग इन्वेस्टमेंट का माइंड में रखेंगे और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 5 टिक करेंगे, ठीक है। पूछा क्या क्वेश्चन गया है? पूछा गया है कि ओनरशिप में के हिसाब से कितनी जाएगी? ओनरशिप के हिसाब से 4 ही जाएगी, दैट इज पब्लिक, प्राइवेट, कोऑपरेटिव, जॉइंट सेक्टर। वो भी मैं आपको बताता हूँ, वो आता है 4। ओनरशिप के साइज के हिसाब से उतनी होती है। अब जाते हैं, विच टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इज यूज बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री? हमारा पेपर नंबर 1 में हम लोगों ने किया था, कितना था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का? वो हमने 1 लाइनर में किया था, ये आपका MCQ बन जाता है, दैट इज लेबर इंटेंसिव। अब जाते हैं 19th क्वेश्चन में, दैट इज इन विच ईयर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आए थे? 1991 में। ये आपके 8, 9, 10th, 11th में भी यही क्वेश्चन आया था। बाय 2050 हाउ मच ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल बी इन दी सिटीज़? ये मैंने हर वक्त एम्फोसाइज किया है बाजीगर और ऑफलाइन में भी कि भाई क्या है 2050 में कितनी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक आ जाएगी? 2/3 पार्ट आ जाएगी। यहाँ पे कंप्लीट होता है सेक्शन नंबर A। जाते हैं सेक्शन नंबर B में। सेक्शन नंबर B में सबसे पहला क्वेश्चन कि भाई कौन सा नॉलेज चाहिए जब हमें ग्राफ का चाहिए? तो भाई आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए, किसका? इकोनॉमिक्स का चाहिए प्रॉपर नॉलेज, तो ही आप ग्राफ को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो आपका ये 1 लाइनर बनता है। दूसरा क्वेश्चन आता है, वाई इज पर कैपिटा एज एन इंडिकेटर इज मोर इफेक्टिव देन नेशनल इनकम एज एन इंडिकेटर? तो इसका आंसर आप देखोगे मार्च 2023 में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा पर कैपिटा इनकम है वो आपको एग्जैक्ट बताएगा कि भाई हमारा इंडिविजुअल वेल्थ और लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम। नेशनल इनकम मतलब लोगों की कितनी इनकम है टोटल पूरे इंडिया में, उसे हम लोग जनरली बोलते हैं, पूरे नेशन में उसे नेशनल इनकम। पर कैपिटा इनकम में ये है कि जितनी इनकम है डिवाइड करो जितनी पॉपुलेशन है, तो हमें हर इंसान का एवरेज मिलेगा। जो नेशनल इनकम से ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा हर चीज़ आपको बहुत प्रिसाइजली वो मिलती है आपको कंक्लूजन, इसलिए ये बन जाता है कि ये ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। तो आपको इंडिविजुअल है वेल्थ भी पता चलता है आप जब डिवाइड करते हो, और उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी आपको आइडिया आ जाता है कि वो कंट्री में कैसे लिविंग स्टैंडर्ड है। स्टेट द टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में रिकरिंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है। तो मैंने चार वैसे लिख दिए हैं, सेविंग्स, फिक्स्ड, करंट, रिकरिंग डिपॉजिट्स। अब जाते हैं, राइट द फुल नेम ऑफ SLR एंड OMO। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, OMO ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब जाते हैं, व्हाट इज एन एब्सोल्यूट पॉवर्टी, व्हाट इज इट्स अदर नेम। अब आता है ट्विस्ट, उसका दूसरा नाम क्या है? उई नो, ये तो पढ़ाई च नहीं है, ठीक है। मतलब पढ़ा होगा तो क्या होगा, आपके माइंड में रह जाता है, इसलिए मैंने ये सारे क्वेश्चंस रखे हैं। तो क्या आएगा,
इसका दूसरा नाम एब्सोल्यूट पॉवर्टी का है, वो उसे बोला जाता है कंप्लीट पॉवर्टी, ठीक है। और उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे रख दी है। जब आपकी बेसिक नीड्स भी नहीं फुलफिल होती है, आपके पास उतना ही अमाउंट नहीं है कि आप अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल कर पाओ, हम लोग बोलते हैं कि ऐसे सिनारी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। और उसका दूसरा नाम क्या है? कंप्लीट पॉवर्टी। जाते हैं आगे। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रेन ऑफ ब्रेन। अगर लोग यहाँ से एजुकेटेड पर्सन, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे नेशन के लिए, वो सारे अगर यहाँ से दूसरी कंट्री में चले जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं ड्रेन ऑफ ब्रेन हुआ है। इंडियन इंटेलिजेंस व्हेन मूव्स फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड, दिस वन साइडेड मूवमेंट, वहाँ से यहाँ पे नहीं पर हम लोग यहाँ से वहाँ पे शिफ्ट होते हैं, दैट वन साइडेड मूवमेंट इज नोन एज ड्रेन ऑफ ब्रेन या ब्रेन ड्रेन। राइट द फुल नेम ऑफ, देखो फुल फॉर्म्स भी बहुत पूछे गए हैं, HYVP और एगमार्क। एगमार्क मतलब एग्रीकल्चर मार्केटिंग और HYVP का मतलब आता है हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम। अब जाते हैं आगे। व्हाट इज मेंट बाय द डायरेक्शन एंड नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो हम लोगों को डायरेक्शन और नेचर से एक चीज़ ये पता चलेगी कि इंडिया अब कौन से कंट्रीज के साथ ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड मीन्स द ट्रेड रिलेशंस ऑफ अ नेशन। इंडिया का ट्रेड रिलेशन दूसरी कंट्रीज के साथ क्या है, उससे हमें ये चीज़ पता चलती है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। व्हेन वाज स्पेशल इकोनॉमिक जोन इम्प्लीमेंटेड, स्टेट द मेन पर्पस ऑफ SEZ। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो इम्प्लीमेंट हुआ था उसका मेजर पर्पस क्या था कि हम लोग फॉरेन से इन्वेस्टमेंट लाए और जितना हो सके यहाँ से एक्सपोर्ट करें। ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट आपको लिखने ही पड़ेंगे जब SEZ पूछा जाता है। SEZ एस्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 2000 में। मेन पर्पस क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना एंड टू डेवलप कंट्रोल फ्री एनवायरनमेंट फॉर एक्सपोर्ट। तो मैंने बोला था देखिए दो मेजर रीजंस है। और अब जाते हैं हम लोग 30th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका ये पेपर नंबर 2 गाला का। व्हाट इज द टाइप ऑफ माइग्रेशन दैट हैपन बिकॉज ऑफ सरदार सरोवर योजना इन गुजरात कॉल्ड। अंदर से उठाए गए हैं और ये पूछा गया है मार्च 2023 में। अब काफ़ी लोग पुल माइग्रेशन हमने पूरा पढ़ा है, पुश माइग्रेशन पढ़ा है, इंटरनल पढ़ा है, इंटरनेशनल पढ़ा है, तो इस 4 में से ही हम लोग कुछ डाल देंगे। ये एक बहुत स्पेसिफिकली टेक्स्ट बुक में एक लाइन ली गई है कि जब कंट्री प्रोग्रेस कर रही है, कंट्री को कुछ आगे बढ़ना है, तब स्पेशली वो जगह से लोगों को माइग्रेट करवाया जाता है कि अब दूसरे जैसे एफॉरेस्टेशन है या ऐसा कुछ होता है जब उनको सरदार सरोवर योजना या कुछ भी आप उस हिसाब से कुछ नर्मदा डैम बनानी है या कुछ भी, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करा जाता है, तो उस टाइप को हम लोग बोलते हैं, ऐसे माइग्रेशन को बोला जाता है डेवलपमेंटल माइग्रेशन। तो आपको हर चीज़ पढ़नी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा पेपर नंबर 2। रुको, अगर आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो कमेंट में लिख देना बेस्ट, क्योंकि इससे क्या होता है मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा यार वीडियो बनाने में। अगर आप वो उसमें ही सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो क्या मतलब है, ठीक है। अब बेस्ट टाइप करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पेपर नंबर 3 में, तब तक के लिए एवरीवन बाय।